हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। तो आप सभी देख रहे हैं मेरी ज़िंदगी हो तुम भाग 4। इससे पहले इस कहानी के 3 भाग अपलोड हो चुके हैं। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब तक आपने पढ़ा था सामिया अतुल से बोलती है डैडी इस बार मुझे पेरेंट्स मीटिंग में माँ भी चाहिए, जिससे अतुल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि मैंने आपसे कहा था ना कि आपकी मम्मा नहीं है, आपके सिर्फ डैडी हैं। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी सामिया जो थोड़ा सा उदास मन से उसे जाता हुआ देख रही थी। अब देखते हैं आगे। सामिया अपनी आंखों में आंसू लिए मलंग की तरफ देखने लगी तो वहीं मलंग ने अपने लैपटॉप को बंद किया और उसकी तरफ बढ़ा। सामिया टुकुर टुकुर मलंग को देख कर बोली, चाचू डैडी हल पाल इसी तरह गुस्सा क्यों हो जाते हैं? मैं जब भी उनसे माँ के बारे में बात करती हूँ वो इसी तरह गुस्सा हो जाते हैं और चले जाते हैं। क्या मेरी कोई मम्मा नहीं है? इसके जवाब में मलंग ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसके गाल पर किस करते हुए बोला, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, बल्कि अभी आपके डैडी ऑफिस से वापस आए हैं ना, इसीलिए वे थोड़ा सा थक गए हैं, इसीलिए वो थोड़ा गुस्सा हो गए हैं आपसे। आपको उनसे ऐसे सवाल मत पूछा करिए जिनके जवाब वो खुद भी ना दे पाए। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आपके पास मैं हूँ, आपके डैडी हैं, आपके अलावा इसके पास कोई भी नहीं है। आपके लिए वो दोनों ही काफ़ी होने चाहिए। लेकिन तभी सामिया ने प्राउड करते हुए कहा, पर गार्डन में सभी अपनी मम्मा और डैडी दोनों के साथ आते हैं, मैं एक अपने चाचू और डैडी के साथ जाती हूँ। सभी मुझसे मेरे मम्मा के बारे में पूछते हैं, पर मेरे पास मेरी माँ के लिए कोई भी आंचल नहीं होता है। चाचू प्लीज़ डैडी से कहो ना कि वो मेरे लिए नई मम्मा लेकर आए। तभी मलंग उसे लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ते हुए बोला, अभी रात काफ़ी हो गई है ना बेटा, हम इसके बारे में कल बात करेंगे। आप चलकर सो जाओ, जिससे कि कल आप टाइम पर अपने स्कूल जा सको। ये सुनकर सामिया ने अपना छोटा सा सिर मासूमियत के साथ नीचे झुका लिया और फिर मलंग ने उसकी इन सारी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और वो उसे लेकर रूम में आ गया। उसने उसे बेड पर सुलाया और उसे ब्लैंकेट से कवर करा। तभी सामिया ने मुंह बनाकर कहा, मेरा टेडी कहाँ है? मलंग इसके जवाब में उसे देखते हुए जाता है, सोफे से उठाकर उसके टेडी को लाकर उसे दे देता है और बोलता है, ये रहा आपका टेडी और अब तुम अच्छे से सो जाओ। सामिया ने अपने टेडी को कसकर हक कर लिया और कुछ ही देर में वो गहरी नींद में चली गई। मलंग उसे सोते हुए कुछ सेकंडों तक देखता रहा और फिर नीचे झुककर उसके माथे पर किस किया, जिसके बाद वो वहां से उठा और बालकनी में चला गया। वो थोड़ा गुस्से में था। बालकनी में आकर उसने अपनी पॉकेट से सिगरेट निकाली और वह सिगरेट के कस भरने लगा। सिगरेट के कस भरते हुए ऊपर आसमान में वो चांद को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वो उस चांद को देखकर गहरी सोच में बैठा हुआ था। गहरी सांस लेकर बोला कि काफी सालों बाद मुझे चांद नजर आया है, शायद ये कोई इशारा है। अब इस चांद पर मलंग अग्निहोत्री के नाम का धब्बा लगेगा, तुम अब मेरी होगी हार्ट। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। इधर दूसरी तरफ मुंबई में अपार्टमेंट में माही ने प्रिंस को डिनर कराकर बेड पर सुला दिया। प्रिंस को सुलाने के बाद उसने प्यार से उसके गाल पर किस करते हुए कहा, आप फिक्र मत करो, आज जिस किसी ने भी आपको परेशान किया है ना, उसे मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं जिसने भी मेरे प्रिंस को रुलाया है। तभी पीछे से आवाज़ आई, माही तुम वापस आ गई। वो आवाज़ को सुनते ही माही ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो मिष्टी अपना ऑफिस बैग लेकर अंदर की तरफ आ रही थी। मिष्टी को देखते ही माही मुस्कुराई और बोली, हाँ दी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं अपने प्रिंस को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ और मैं उससे दूर नहीं रह पाऊँगी, इसीलिए मैं जल्दबाजी के साथ आ गई। इसके जवाब में मिष्टी ने अपना ऑफिस बैग सोफे पर रखा और बोली, तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी माही, तुम्हें अपना सूट अच्छे से कंप्लीट करके ख़त्म करके ही आना चाहिए था और यूवी के साथ वापस आना चाहिए था। इसके जवाब में माही सोफे पर बैठ गई और बोली, दी मुझे यूवी के साथ आना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लग रहा था और मैं वहाँ प्रिंस को बहुत ज़्यादा मिस भी कर रही थी। जब से मैंने सुना था कि इसे फिर से वही फीवर अटैक आया है, तब से मैं और भी ज़्यादा टेंशन में आ गई थी, इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं आ गई।
अब मुझे बताइए कि डॉक्टर ने एग्जैक्टली में कहा क्या है और हम क्या कर सकते हैं। ये सुनकर मिष्टी के चेहरे पर भी मायूसी आ गई और वो भी उसके पास बैठकर गहरी सांस लेकर बोली, डॉक्टर ने कहा है कि अगर हम उसके ऑपरेशन में ज़्यादा दिन और लगाते हैं तो आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा मुसीबत आ सकती है। उन्होंने तो यहाँ तक कि कह दिया है कि आगे चलकर प्रिंस की जान को भी खतरा आ सकता है। ये सुनते ही माही ने तुरंत घबरा कर कहा, ये आप क्या कह रही हो दी? ये आप कैसी बातें कर रही हो? आपको पता है ना कि प्रिंस हम दोनों के जीने की वजह है, हम दोनों की जान है। अगर उससे गलती से भी कुछ हुआ ना तो हम दोनों ही मर जाएंगे। उसी में तो हम दोनों की जान है। उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, अगर प्रिंस को कुछ हुआ तो शायद मैं ही जिंदा ना रह पाऊंगी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम तो जानती हो ना कि डॉक्टर शर्मा की कंडीशन क्या है और प्रिंस तभी ठीक हो सकता है। ये कहते कहते वो अचानक से रुक जाती है। मिष्टी के रुकते ही फिर तभी माही ने कुछ सोचा और कहा कि दी, मुझे लगता है कि आपको एक बार डॉक्टर की ये बात मान लेनी चाहिए। ये सुनते ही मिष्टी ने तुरंत घबराते हुए कहा, माही, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है ना कि तुम क्या कह रही हो मुझसे? तुम कौन सी बात मुझसे मनवाने के लिए कह रही हो? इसके जवाब में माही ने प्रिंस को देखते हुए कहा, आप एक बार प्रिंस को देखिए। क्या आपको नहीं लगता कि अगर हमने इसके इलाज में थोड़ी सी भी देर की तो क्या हो जाएगा? बेशक से हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं जिससे हम प्रिंस का ऑपरेशन अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में भी करवा सकते हैं, लेकिन हमें इस समय पैसों की नहीं बल्कि उसकी ज़रूरत है और बिना उसके हम प्रिंस को नहीं बचा सकते हैं। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। ये सुनकर मिष्टी ने अब लाचारी के साथ कहा, लेकिन माही, मुझे नहीं लगता कि ये सही रहेगा, क्योंकि इस बात को 5 साल बीत गए हैं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ माही? माही इसके जवाब में मिष्टी को कंधे से पकड़ते हुए बोलती है कि दी, मैं आपकी बात को अच्छे से समझ रही हूँ और आपके अंदर की तकलीफ़ को भी मैं जानती हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा डर रही हैं, क्योंकि 5 साल पहले जब हम दुबई छोड़कर यहाँ मुंबई आए हुए थे तब कैसी कंडीशन थी हमारी और कितनी मुश्किलों से हमने खुद को संभाला था। लेकिन अब उसी बात को बीते हुए 5 साल हो गए हैं। सब कुछ बहुत ज़्यादा बदल गया है। आप पूरी तरह से सक्सेस हो चुकी हो और मैं भी एक सुपरस्टार बन चुकी हूँ। सब कुछ बदल गया है दी। आप खुद जानती हो ये चीज़। शायद दुबई में भी हो ना हो 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया होगा। शायद वहाँ भी सब चीज़ ऐसी ही बदल गई हो। हमें एक बार कोशिश करनी चाहिए और हम जानते हैं कि ये कोशिश हम सिर्फ़ और सिर्फ प्रिंस के लिए ही करेंगे, क्योंकि हमें अपने बच्चों को बचाना है। लेकिन मुझे डर है कि वो कहीं, कहते कहते मिष्टी रुक गई। वहीं माही ने कहा, मैं आपके डर को समझती हूँ। मुझे पता है कि अगर हम गलती से भी दुबई गए तो वहाँ हमारे साथ क्या हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमें प्लानिंग करनी होगी। हम ऐसे अपने आइडेंटिटी के साथ दुबई नहीं जाएंगे, बल्कि हमें फुल प्लान के साथ वहाँ जाना होगा, जिससे कि हम जल्द से जल्द अपने प्रिंस का इलाज करवा कर वहाँ से वापस आ सकें, जिससे कि ना तो प्रिंस के बारे में किसी को पता चले और ना ही हमारे बारे में। जैसे हमने अभी तक अपनी आइडेंटिटी सबसे छुपा कर यहाँ पर रखी है, ठीक उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह हम आगे भी सबसे अपनी आइडेंटिटी छुपा लेंगे। ये सुनकर मिष्टी ने घबराते हुए कहा, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि उनकी नज़रों में हम जहाँ भी दुबई गए और जहाँ पर भी अगर छुप भी गए ना तो वहाँ उनकी नज़रों से हम छुप नहीं सकते हैं, क्योंकि पूरे दुबई पर तो राज उन्हीं का ही चलता है ना। मगर गलती से भी उन्हें हमारे बारे में पता चला ना तो तब भी हम कभी। माही ने गुस्से के साथ कहा, आप इतना ज़्यादा डरती क्यों हो? मुझे पता है कि आपको डर है कि अगर प्रिंस की सच्चाई उसे इंसान के सामने आई तो वो बहुत ही मुसीबत आ सकती है, लेकिन आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दी। आपको मुझ पर यकीन रखना चाहिए। मैं भी माही ठाकुर हूँ। मैं ना तो प्रिंस को कुछ होने दूंगी, हम दोनों से दूर जाने दूंगी, और ना ही आपको कोई तकलीफ़ होने दूंगी। पहले की बात अलग थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। इसीलिए मैं प्लानिंग बनाने जा रही हूँ, क्योंकि हमें जल्द से जल्द दुबई जाना ही होगा। एटलीस्ट अगर हमें प्रिंस की जान बचानी है तो दुबई जाकर हमें उसके इलाज के बारे में सोचना ही होगा। ये सब सुनकर मिष्टी ने भी अब गहरी सांस लिया और कुछ सोचते हुए वो प्रिंस को प्यार से देखते हुए बोली, शायद तुम ठीक कह रही हो मिष्टी। का ये सुनकर
मुस्कुरा देती है माही। डॉक्टर ने भी कह दिया है कि अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। अगर हमने 1 महीने में प्रिंस का ऑपरेशन नहीं करवाया ना, तो शायद हम प्रिंस को खो देंगे। और मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि 5 साल पहले यही तो सहारा था जिसके सहारे मैं आज जिंदा रह पाई हूँ, वरना मैं कब का मर चुकी होती। तभी माही आगे बढ़कर मिष्टी को हक कर लेती है और फिर मिष्टी ने भी उसे हक कर लिया और उसकी आंखों में से आंसू झलक गए। माही ने गहरी सांस लेते हुए कह दिया, दी, मैं हूँ आपके साथ, आप फिक्र मत करिए। मैं आप दोनों में से किसी को भी कुछ नहीं होने दूंगी, क्योंकि आप दोनों में ही मेरी जान बसती है। आप दोनों ही अब मेरी जिंदगी हो। ये सुनकर मिष्टी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने फिर माही को खुद से अलग किया और बोली, तुम सफ़र से आई हो ना माही, ज़रूर तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया होगा, मुझे पता है। मैं तुम्हारे लिए डिनर रेडी करती हूँ, जाओ, जाकर तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हम दोनों ही बैठकर साथ में डिनर करेंगे। ये सुनकर माही मुस्कुराती है और बोलती है, हाँ दी, मैंने आपके खाने को बहुत मिस किया, प्लीज़ जल्दी से मेरी फेवरेट डिश बनाइएगा, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ये सुनकर मिष्टी मुस्कुरा दी और फिर माही अपनी जगह से उठकर कमरे की तरफ चली गई। इधर उसके जाने के बाद मिष्टी धीरे से उठती है और प्रिंस के पास आई। उसने प्यार से उसके सिर पर किस किया और बोली, मुझे पता है मेरा बेटा सभी बच्चों की तरह नहीं है, वो सभी बच्चों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और बार बार हर बात पर डर जाता है, क्योंकि मैंने इसकी परवरिश ही सबसे छुपा कर की है और सबके डर में रहकर करी है। शायद इसी का असर है इसके ऊपर, शायद इसी वजह से मेरा बेटा इस तरह से है। लेकिन आप फिक्र मत करो मेरे बेटे प्रिंस, मम्मा आपसे प्रॉमिस करती है कि एक दिन वो आपको इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनाएंगी ना, बिल्कुल आपके डैडी की तरह। जैसे ही मिष्टी ने ये बात कही, अचानक से वो बोलते बोलते चुप हो गई। उसने तुरंत अपने मुंह पर अपना हाथ रख लिया और गुस्से के साथ बोली, ये मैं क्या कह रही हूँ, आखिर मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ। मैंने हमेशा से प्रिंस को सिर्फ अपना कहा है, ना कि किसी और का। तो फिर मैं ऐसे कैसे उस इंसान का नाम ले सकती हूँ, मैं कैसे प्रिंस को उसकी तरह बना सकती हूँ। नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा है और मेरा ही बेटा रहेगा। मैं उस उसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनाऊंगी, दुनिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बच्चा। ये कहते हुए उसने एक गहरी सांस लिया और फिर वो भी वॉशरूम की तरफ चली गई। मिष्टी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि प्रिंस अपने डैडी की तरह बने। पता नहीं कौन है प्रिंस का डैडी। इधर दुबई में अगली सुबह सामिया के बालों में हाथ फेरते हुए अतुल ने हल्की सी आवाज़ में कहा, बेबी उठ जाओ, आपके स्कूल जाने का टाइम हो गया है। सामिया कसमसाई और मलंग के सीने में घुसते हुए बोली, नो, अभी सामिया चाचू के साथ और भी ज़्यादा सोना चाहती है। मलंग ने अपनी आंखें खोली और वो अतुल को घूरते हुए बोला, भाई सुबह सुबह आप हमें डिस्टर्ब क्यों करने चले आते हैं। ये सुनकर अतुल ने कहा, तुम्हें पता भी है तुमने इसे कितना ज़्यादा बिगाड़ दिया है। सुबह के 8 बज चुके हैं, जबकि इसके स्कूल का टाइम 7:30 बजे का है और तुम्हारे स्पेशल प्रिविलेज की वजह से वहाँ पर इसे 8:30 बजे तक एंट्री लेनी पड़ती है और इसे एंट्री भी मिल जाती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके जवाब में मलंग ने अतुल को घूरा और फिर वो सामिया के छोटे से सिर को अपने सीने से दूर करते हुए बोला, एक लौती भतीजी है मेरी भाई, और इसे दुनिया की हर प्रिविलेज मिलनी चाहिए, ये इसका हक है। ये सुनकर अतुल अपनी जगह खड़े होते हुए बोला, इसे जल्दी से रेडी कर दो और ब्रेकफास्ट रेडी है, मुझे आज एक मीटिंग के लिए आउट ऑफ टाउन जाना होगा, इसीलिए तुम इसे संभाल लेना। इसके जवाब में मलिंग ने बिना किसी भाव के कहा, क्या आप फिर से उस डील के लिए जा रहे हैं भाई। इसके जवाब में अतुल ने गहरी स्माइल के साथ कहा, नहीं, आज मैं उस डील को करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, उस डील को फुल एंड फाइनल करने के लिए जा रहा हूँ। मलंग ने कहा, ग्रेट ग्रेट भाई, इट्स माय ब्रदर, वेरी ग्रेट। अतुल फिर बोला, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि इस दुनिया में अच्छा बनने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए मैं अभी दुनिया का सबसे गंदा इंसान बन चुका हूँ। इसके जवाब में मलंग ने कुछ नहीं कहा और वो सामिया को देखने लगा। मलंग ने सामिया को कुछ सेकंडों तक देखा और फिर उसने सामिया को अपनी गोद में उठा लिया। सामिया ने नींद में ही कसमसाते हुए बोला, चाचू चाचू, अभी सामिया को और सोने दो ना। लेकिन मलंग उसे लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए बोला, नहीं, अब आप और नहीं सो सकती सामिया, आपके स्कूल जाने का टाइम हो गया है। तभी सामिया ने मुंह फुलाकर कहा, आखिर गॉड ने स्कूल बनाया ही क्यों है, उसने हम बच्चों की खुशी नहीं देखी जाती क्या। ये सुनकर मलंग और भी ज़्यादा
गुस्से में भौं में तान करके उससे छोटी सी नाक को खींचते हुए बोला, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो गई हो आप। ये सुनकर सामिया ने अपनी छोटी सी नाक को सहलाते हुए बोला, मैं तो पहले से ही बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ ना चाचू। मलंग उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया और उसे लेकर वॉशरूम में चला गया। कुछ वक्त बाद उसने उसे ड्रेसअप किया और गोद में लेकर नीचे आया। सामिया ने ब्रेकफास्ट किया और फिर मलंग उसे लेकर स्कूल के लिए निकल गया। कुछ देर में ड्राइवर ने कार एक बड़ी सी स्कूल के बाहर रोकी। सामिया कार से बाहर निकलती है तो उसने मलंग के गाल पर किस करते हुए प्यार से कहा, चाचू सामिया आपसे डैडी से भी ज़्यादा प्यार करती है। ये सुनकर मलंग ने उसके गालों को सहलाते हुए बोला, और चाचू आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। ये सुनकर सामिया अपने छोटे छोटे दांत दिखाकर हंसने लगी और फिर वो वहाँ से जाते हुए बोली, चाचू अब मैं स्कूल जा रही हूँ। कल मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपसे मैं किसी से भी लड़ाई नहीं करूँगी। उसे जाता हुआ देख बिना किसी भाव के मलंग ने कहा कि आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, आप किसी से भी लड़ाई करोगी ना तो मैं संभाल लूँगा, आपके चाचू अभी आपके पास हैं। ये सुनकर सामिया ने अपने होठों से फ्लाइंग किस मलंग को दिया और मुस्कुराते हुए वो दौड़ते हुए स्कूल के अंदर चली गई। मलंग उसे कुछ देर तक जाता हुआ देखता रहा और फिर ड्राइवर ने पूछा, बॉस आप ऑफिस जाएंगे या फिर अभी? वो अपनी बात पूरी करता इससे पहले ही मलंग ने बिना किसी भाव के कहा, कार से बाहर निकलो जाओ। ये सुनकर असिस्टेंट को कुछ समझ में नहीं आया और वह थोड़ा सा डरते हुए वो मलंग की तरफ देखकर नासमझी में बोला, लेकिन क्यों बॉस, क्या हुआ? हमने कुछ गलत कह दिया क्या? हमसे कुछ गलती हो गई क्या? मलंग ने सख्त आवाज में कहा, आई सेड गेट आउट। ड्राइवर ने डरते हुए अपना सिर हिलाया और फिर असिस्टेंट भी ड्राइवर के साथ कार से बाहर निकल गया। मलंग ड्राइवर सीट पर आकर बैठ गया और वो कुछ ही देर में वहां से चला गया। मलंग को इस तरह से जाता देख असिस्टेंट ने ड्राइवर की तरफ देखा और कहा, मुझे लगता है कि बॉस वहां जा रहे हैं। तभी ड्राइवर ने भी डरते हुए कहा, मुझे बॉस से कभी कभी बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि वो जब जब वहां पर जाते हैं उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उन्हें, जिससे उनके साथ काम करने भी मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर उनके साथ काम करता हूँ। असिस्टेंट ने भी अपना सिर हिलाते हुए कहा, अब क्या कर सकते हैं हम दोनों, हमें काम करना तो होगा ही, क्योंकि हम पिछले 5 साल से बॉस के साथ हैं और उनके साथ काम कर रहे हैं और हमें अच्छे से जानते हैं कि इन 5 सालों में बॉस काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल हो गए हैं। उनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची है। वो एक गलती से ही लोगों को मौत दे देते हैं, इसीलिए हमें सावधानी से काम करना होगा। ड्राइवर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ सही कह रहे हो, पता नहीं 5 सालों में बॉस इतना ज़्यादा गुस्सैल क्यों होते जा रहे हैं। ऐसा भी क्या हो गया है उनकी ज़िंदगी में जो बॉस इतना ज़्यादा गुस्सैल हो गए, नहीं तो पहले कभी भी बॉस इतना ज़्यादा नहीं गुस्सा होते थे। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी में अब आगे क्या होने वाला है, कौन है मलंग और अतुल और क्या कनेक्शन है इनका माही और मिष्टी से, तो ये सब देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट। तो फ्रेंड बहुत ही जल्द ये कहानी लव स्टोरी में बदलने वाली है, तो प्लीज़ आप सब लोग मिस मत करना।